ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ इस उत्सव में। और हम लोग जो आज़ादी के 75 जो वर्ष हुए हैं और शहीदों को याद करना है, उनकी कुर्बानियों को याद करना है, तो इस महोत्सव में हमारे इस व्याख्यान जो सीरीज ले सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें हमारे वैकल्पिक शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और अपना व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। सर प्रभाकर जी। सभागार में उपस्थित आप सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि डॉक्टर रमेश रोहित जी ने बताया कि आज पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता के 75वें दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको उत्साह के साथ मनाने के लिए एक कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनी हुई है। और उस कार्यक्रम की रूपरेखा में आज मैं अभी बताऊंगा कि ये इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है। तो ये अमृत महोत्सव जो, जैसा कि सर ने बताया कि राष्ट्र के जो 75वां स्वतंत्रता दिवस के हम 75 वर्ष हमारे पूरे होने जा रहे हैं, तो ये 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम की एक लंबी श्रृंखला है। आज उसका उद्घाटन है और ये उद्घाटन साबरमती में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम, आज जो उद्घाटन है, ये पूरे 75 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेंगे। आज वो प्रारंभ है, तो हमारा 2022 में हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। तो आज से ये आयोजन ये शुरू हो रहा है और ये आयोजन 75 सप्ताह जो है वो चलेंगे। और ये तय किया गया था कि चूँकि राष्ट्र अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है, तो हम 75 सप्ताह पूर्व से उसकी तैयारी करेंगे। उसके आयोजन के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम न केवल अपने उस गौरवमयी अतीत को याद करेंगे, उस संघर्ष को याद करेंगे, साथ ही साथ आने वाले जो हमारा शताब्दी वर्ष होगा उसके लिए हम एक विज़न भी प्रस्तुत करेंगे। तो पूर्व में जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये बात कही थी कि कैसे भारत के जो अतीत है, अपने जो ऋषि परंपरा है, और ऋषि परंपरा को लेकर हम भविष्य के जो हमारे वैज्ञानिक, हमारी जो एक समृद्धि है, वैज्ञानिक हमारा जो है एक संवर्धन है, उसको भी हम आगे देश के सामने रखेंगे। तो ये जो 75 सप्ताह है, ये आने वाले जो 75 सप्ताह है, ये सप्ताह एक संकल्प का सप्ताह है। इस संकल्प में भारत अपने उन शहीदों को याद करेगा, अपने उन कहा जाए जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, वो हमारी जो स्वतंत्रता है वो साझी शहादत की देन है। लेकिन अगर आप लोग मित्रों ध्यान से देखिए तो शहादत तो साझी थी, लेकिन उसके विरासत के उत्तराधिकारी कुछ लोग ही बने। तो ये सामान्य सी बात है कि जब संघर्ष सबने मिलकर किया, तो उसके जब फल की बात हुई, तो उस फल को जो है किसी कुछ लोगों तक सीमित जैसा किया गया है या देखने को मिला है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए भी ये जो हमारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम है, इसको मनाया जा रहा है। अर्थात जो भारत की जो स्वतंत्रता है, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं कि वो उसमें कुछ लोगों को ही न केवल मान मिला है, सम्मान मिला है, हमारे ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है। हमारे गांव के, हमारे बहुत ऐसे कस्बों में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता का पूरा ये आंदोलन चला है,
ये कुछ लोगों के द्वारा किया गया एक संघर्ष नहीं था, इसमें संपूर्ण भारत के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन हम जो आज की हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो उसमें जो है उनमें कुछ लोगों को ही जानती है और उसमें भी कुछ लोगों को विशिष्ट रूप से जानती है। तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि ये जो स्वतंत्रता की जो हमें एक उपलब्धि हमें हासिल हुई थी वो साझी शहादत थी। तो जब शहादत साझी थी तो विरासत पे भी जो है सबका अधिकार होना चाहिए था, जो कि अब तक जो है किसी परिवार या किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित किया गया। तो ये जो एक अमृत महोत्सव, और जैसा कि इसका नाम आप लोग सुने कि ये अमृत महोत्सव है, तो अमृत शब्द के पीछे जो एक संकल्पना है हमारे पौराणिक साहित्य में कि सागर मंथन से जो है अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो ये एक रूपक के रूप में कि जो स्वतंत्रता है वो एक अमृत है, और वो कैसे प्राप्त हुआ? संघर्ष से। तो उस संघर्ष में जो है, उस संघर्ष में सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सबने अपना योगदान दिया। तो ऐसा न हो कि जो अमृत है, जो उसका जो फल है, उस पर किसी एक विशेष परिवार या किसी एक का ही उस पर जो है अधिकार रहे, उस पर सबका जो है साथ रहे और सबका जो है उस पर अधिकार रहे, सबका उसको फल मिले। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो मुख्य सोच है वो ये है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि अगर मैं आपसे भी अगर पूछूं कि भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में किन किन महापुरुषों के योगदान आप जानते हैं, तो मतलब मैं अगर देखूं, अगर इसको सर्वे करूं तो लगभग 4 या 5 ही नाम ऐसे होंगे और सबके उसके मानस में वही 5 नाम होंगे, वो कॉमन नाम होंगे। लेकिन हमें ये पता है कि इसमें कितने लोगों ने, हम ये कहते हैं कि हजारों लोगों ने बलिदानियाँ दी। स्वतंत्रता जो है वो किसी 5-6 लोगों के द्वारा जो है किए गए संघर्ष का ही प्रतिफल नहीं है, उसमें हजारों लाखों लोगों ने जो है बलिदानियाँ दी थी। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में तो खैर आप सब लोग जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में भी जानते हैं। वैसे ही कुछ नाम और भी है, जैसे रानी अवंतीबाई है, टंट्या भील है, तो झलकारी बाई हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में दब के रह गए, उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और ये कारण बस इसके पीछे यही था कि वो जो शहादत की जो साझी परंपरा थी उसको जो है अगर उस रूप में दिखाया जाता तो फिर विरासत पे जो है सब अपना जो है क्लेम करते। तो विरासत को जो है किसी व्यक्ति या परिवार या किसी संगठन विशेष तक ही सीमित करने की जो एक कुचेष्टा रची गई, उस कुचेष्टा का जो है ये प्रतिफल था। तो ये जो कार्यक्रम, जैसा मैंने बताया कि ये 75 सप्ताह पूर्व आज से शुरू हो रहा है और ये 75 सप्ताह तक ये कार्यक्रम होंगे। और इस कार्यक्रम में जो है 2022 में हमारा जो है 75वां वर्षगांठ है, और उसके बाद जब हम आने वाले जो 25 वर्ष हैं, उस 25 वर्ष में भारत का विजन क्या होगा, भारत अपने आप को ग्लोबल जो एक ऑर्डर है उसमें जो है भारत अपने आप को कहाँ देख रहा है, भारत को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सारे जो है उसके लिए पोर्टल भी बना हुआ है जिस पे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उस पे जो है सुझाव भी मांगे जा रहे हैं कि एक इस जो अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम की एक पूरी श्रृंखला होने वाली है उसमें कौन कौन से जो है कार्यक्रम कराए जाएँ, उसमें क्या एक हमारा विजन होगा, उसमें हमारे जो आसपास के कौन से हमारे लोग हैं। बहुत सारे अभी गांव में हमारे जानकार लोग होते हैं जिनको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन मिले, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको वो सम्मान मिले भारत में, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। और उसके साथ साथ कि चूँकि हम अपने आने वाली पीढ़ी के सामने जो है एक ऐसे जब हम कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु था, और अगर हम एक ऐसे संकल्पना के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उस संकल्पना के लिए हमारे पास क्रियान्वयन के कुछ बिंदु होने चाहिए। तो ये सारे जो है 75 ये जो सप्ताह है इसमें वो सारे विमर्श होंगे, वो सारे आयोजन होंगे जिसमें हमारे पास अतीत का गौरव होगा और भविष्य की चुनौतियों पे हमारे पास एक रोड मैप होगा कि हम कैसे इस रोड मैप पे चलकर जो है भारत अपने आप को इस पूरे इस विश्व में जो है अपने आप को एक ग्लोबल पोजीशन के एक ऑर्डर में अपने आप को एक सही स्थान दे सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
धन्यवाद प्रभाकर जी। बुद्ध कहते हैं कि गौरव च ने पातोचा संतुष्टि च कतई होता। तो गौरव जो हमें मिला है, या गौरव जिनके द्वारा हमें मिला है और उससे हम लोग संतुष्ट है या नहीं है, साथ ही साथ कतई होता कृतज्ञता। जो वीर महावीर जो भी हुए हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, तो इसमें ऐसा नहीं कि जैसे प्रभाकर जी ने कहा है कि संपूर्ण भारत जो वासी थे सबका योगदान रहा। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जिस प्रकार एक किसान होता है, गेहूं बोता है, तो जो गेहूं जब तक जो पक नहीं जाता है उसमें प्रकृति का भी सहयोग रहता है, हल का भी सहयोग होता है, बैलों का भी सहयोग होता है, काटने वाले का भी सहयोग होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही गेहूं बनता है। फिर आगे चल के पानी, प्रकृति की सब जो हमारी 4 महाभूत तत्व हैं वो ही मिलते हैं उसमें, तब जाके वो परिपूर्ण होता है गेहूं। तो वैसे ही हमें आज़ादी मिली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेके कोई पानी भी पिला रहा है क्रांतिकारियों को, कोई खाने की वस्तुएं भेज रहा है। तो इस प्रकार से सभी का बलिदान जो हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, जो 75 वर्ष जो होने वाले हैं, जो हम लोग अमृत महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं, तो इस महोत्सव को हम लोग कथायुता के साथ मनाएं और अपने आप को भी उस प्रकार से हम बनाएं। तो सर, आपने बहुत अच्छा हमें अपना मार्गदर्शन दिया। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे जो भारतीय दर्शन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नवीन दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और हमें अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। सर। प्राध्यापक गण और सभी उपस्थित मित्रों, तो अमृत महोत्सव की इस कड़ी में आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया था। वो दांडी मार्च जो है वह तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो विभिन्न कर वो लिया करती थी, और उसमें एक प्रकार का कर जो था वो नमक पर भी एक प्रकार का कर उसने लगा रखा था। तो उस कर के विरोध में ये गांधी जी का एक प्रकार का सत्याग्रह आरंभ करने का एक तरीका था। तो गांधी जी ने उस कर के विरोध को एक प्रकार का प्रतीक बनाया कि एक दांडी मार्च या नमक कानून का जो निषेध या खंडन है वो एक प्रकार का प्रतीकात्मक कार्यवाही है। और वो प्रतीकात्मक कार्यवाही के पीछे उनकी जो दर्शन है वो दर्शन यह है कि वह जो स्वतंत्रता आंदोलन था उस स्वतंत्रता आंदोलन को कुछ लोगों का आंदोलन ना बने रहने देकर एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। जैसा कि 1914 में जब वो 21 साल के अपने दक्षिण अफ्रीका में कार्यकाल के बाद यहाँ उपस्थित होते हैं, तो उनका जोर इसी बात पर था कि हम कुछ भी गोपनीय रीति से ना करें, बल्कि हमें जो कुछ भी करना है वो खुलेआम हम करें। तो गांधी जी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो योगदान यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को कुछ लोगों तक सीमित न रहकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। तो जन आंदोलन के रूप देने के क्रम में ही ये जो हमें दांडी मार्च जो उन्होंने आरंभ किया 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक, जिसमें 78 सत्याग्रही थे, उन्हें मिलाकर 79 लोग थे। 6 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे उन्होंने नमक बनाकर जो है वो कानून तोड़ दिया। अब इस बात का क्या महत्व है कि इससे क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उनके तत्कालीन अधिकारी थे वे सोचते थे कि बनाने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बनाते हैं नमक तो बनाएं। लेकिन इस गांधी जी की ये दूरदर्शिता थी कि वो, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जब हर व्यक्ति यदि वो नमक बना रहा है, तो हर व्यक्ति जब वो नमक बना रहा है तो नमक बनाने के उपक्रम में वो क्या कर रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक प्रकार की चुनौती दे रहा है। और चुनौती देते हुए पूरा एक प्रकार का भारत व्यापी आंदोलन बन जाता है। और भारत व्यापी आंदोलन बनने से कितने लोगों का, कितने
सत्याग्रहियों को आप जेल में अंदर कर सकते हो। तो ये गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने दांडी इस प्रकार के जो प्रतीकात्मक, वैसे देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको एक प्रकार का जन आंदोलन बना देना, ये गांधी जी की ही दूरदर्शिता थी। और मुझे लगता है कि गांधी जी का ये सबसे बड़ा योगदान भी है। और हम में से सभी लोगों ने, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा, गांधी सभी लोगों ने क्या है कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देखी होगी गांधी। तो सर रिचर्ड एटनबरो की जो फिल्म है वो भी कम रोचक नहीं है। उसने जवाहरलाल जी के समय पर जो है वह इस पर काम चालू किया, रिसर्च, और इंदिरा गांधी 1982 में जाके ये फिल्म आई। तो इतना ज़्यादा उसने रिसर्च इस फिल्म में किया, 17 वर्ष उसने लगातार गांधी और गांधी के मूवमेंट पर रिसर्च करते हुए एक किताब लिखी, इन सर्च ऑफ गांधी। और उस किताब के परिणाम स्वरूप जो है वो फिल्म जो है सामने आई, जिसको हम देखते हैं, जो 6 ऑस्कर अवार्ड विनर मूवी है। और अब रिचर्ड एटनबरो भाई कहते हैं कि गांधी पर क्या इसमें बड़ी बात है, तो रिचर्ड एटनबरो जो है वहाँ का जो डायरेक्टर था, वो इसके पहले क्या करता था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार की मूवीज़ बनाया करता था, जैसे द ग्रेट एस्केप करके उसकी एक बहुत फेमस मूवी है। तो ये कहने का मतलब ये है मेरा कि एक हिंसा और हिंसा के कारणों को चलचित्र पर प्रस्तुत करने वाला जब निर्देशक है, वह उसे गांधी जी के जीवन में क्या दिलचस्पी हो गई, और गांधी जी के जीवन में दिलचस्पी होते हुए उसने इतनी अधिक रिसर्च की कि न केवल एक चलचित्र प्रस्तुत किया, बल्कि एक रिसर्च आधारित एक किताब भी लिखी, इन सर्च ऑफ गांधी। और उसके बाद उसने कहीं जाकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की 82 में कि दुनिया की जो तत्कालीन समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो समाधान गांधी के रास्ते से ही हो सकता है। गांधी के अहिंसात्मक रास्तों से ही हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। गांधी जो हैं वह विरोध, अत्याचार और हिंसा से भागते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करते हैं। और उस सामना करने के उपक्रम में वे क्या करते हैं कि एक प्रकार का आध्यात्मिक अस्त्र खोज लेते हैं, जिसको उन्होंने सत्याग्रह की संज्ञा दी। और जो आज का जो दिन है 12 मार्च, वो 12 मार्च का जो दिन है वह देखा जाए तो जिसकी शुरुआत उन्होंने दांडी यात्रा के माध्यम से की, वह इसी प्रकार के सत्याग्रह को कार्य रूप में परिणत करने का एक दिन था। बस ये बात कहकर ही मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षित सर, आपने हमें बताया कि विरोध करना जरूरी है। यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, यदि कोई तानाशाह व्यक्ति है, तो विरोध करना है, मगर शांति रूप से, शांति के तरीके से। तो आज हम आगे चलते हैं। तो अगली कड़ी में मैं हमारे संस्कृत विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विश्वबंधु जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और अपना वक्तव्य हमें प्रदान करें। आज हम सभी आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के निमित्त एकत्रित हुए हैं, और जैसे पूर्व के वक्ताओं ने अपना विषय रखा है कि स्वतंत्रता संग्राम का क्या विस्तार पूर्वक चिंतन रहा, उसी चिंतन को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस आयोजन की पृष्ठभूमि रखी गई है। तो जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही सार्वगर्भित वक्तव्य में इस विषय को उपस्थापित किया कि वस्तुतः भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हस्तांतरित करने का संग्राम मात्र नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संग्राम रहा। तो इस सांस्कृतिक संग्राम जिसको कि बाद के इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिभाषित किया, इसका प्रथम जो उदाहरण निदर्शन हमको दिखलाई पड़ता है वो 1857 में दिखलाई पड़ता है।
और ये विडंबना रही कि परवर्ती इतिहासकारों ने 1857 के उस सांस्कृतिक संग्राम को सैनिकों के विद्रोह के रूप में मात्र रेखांकित करके हमारे सामने रखा। आधुनिक भारत में जो सांस्कृतिक संग्राम जिस रूप में गढ़ा गया, उसके जो हमको सर्वांगीण पूर्ण दर्शन जो प्राप्त होता है, वो 19वीं शताब्दी के बंगाल के क्रांतिकारियों के जीवन में दिखलाई पड़ता है। बंकिम चंद्र चटर्जी को चाहे हम पढ़ें, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ें, स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, मुखोपाध्याय को पढ़ें, अरविंदो घोष को पढ़ें, इन सब का जो जीवन दर्शन रहा, जो जीवन शैली रही, वही जीवन शैली वस्तुतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम, या यूं कहे सांस्कृतिक संग्राम के लिए एक जीवनप्रद औषधि थी। तो अगर भारत के क्रांतिकारियों में श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में लेकर के फांसी पर झूलने का जो जज्बा आया, वो इन्हीं सब के दर्शन में से वो जज्बा उनके मन में उभर कर आता है। तो इस प्रकार भारत के सांस्कृतिक संग्राम में अंतर्निहित राष्ट्रीय दृष्टि, उस राष्ट्रीय दृष्टि ने ही भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम या सांस्कृतिक संग्राम को पोषित किया। वो राष्ट्रीय दृष्टि का स्वरूप क्या था, ये आज के भारतवासी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम उस आंदोलनों के साथ, उन सभी चेतनाओं के साथ आत्मसात स्थापित कर सकेंगे। वो राष्ट्रीय दृष्टि बंगाल के उन क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन में स्वतः स्फुरित नहीं हुई थी, बल्कि वो वही राष्ट्रीय दृष्टि थी जो युग युगांतर पूर्व वेद से लेकर के जैनागम, बौद्धागम इत्यादियों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में प्रवाहित हो रही थी। तो उन्हीं विचारों को तत्कालीन क्रांतिकारियों ने नवीन परिभाषा के साथ, जो यूं कहें नवीन परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करके हर एक भारतवासी के सामने रखा, और उन्हीं को लेकर के आगे भारतवर्ष का संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन चला। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक स्वरूप हमको दिखलाई पड़ता है, उसके कुछ छींटे स्वदेशी आंदोलन में भी दिखलाई पड़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो कि भंग विरोध के कारण एक उपजा हुआ आंदोलन रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1900 ईस्वी के लगभग स्वदेशी आंदोलन ने अपना एक स्वरूप गढ़ना प्रारंभ किया था, और ये स्वदेशी आंदोलन ने एक वैचारिक आंदोलन के रूप में ही अपनी स्थापना करी, और इसका सबसे सुंदर निदर्शन रहा 1906 ईस्वी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना बंगाल में करके। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जिसकी स्थापना अरविंद घोष और अन्य तत्कालीन क्रांतिकारियों के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी उसमें अन्यतम थे, उनके द्वारा 1906 ईस्वी में कोलकाता में की गई। और इस काउंसिल का एकमात्र उद्देश्य यही था कि कैसे कर हम भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम को एक सांस्कृतिक आंदोलन की जामा पहना सकें। तो उसके लिए सर्वप्रथम उनका उद्देश्य यही रहा कि कैसे भारतवर्ष अपनी एजुकेशन पॉलिसी निर्धारित करे। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई, और उसी तारतम्य में संपूर्ण भारतवर्ष में नेशनल कॉलेजेस की स्थापना की गई,
और जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी उपजे। तो कहने का भाव यही है कि वस्तुतः जो सांस्कृतिक संग्राम होता है ये एक वैचारिक संग्राम होता है, ये प्रशासनिक सत्ता के हस्तांतर मात्र का एक माध्यम नहीं होता। और ये वैचारिक संग्राम तभी उभरता है जब विचार उस देश की माटी से उपजा हुआ हो। तो इसीलिए आज आवश्यकता यही है कि हम भारत के उस विचार के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें और उसी उद्देश्य से संभवतः केंद्र सरकार के द्वारा इस महोत्सव की नींव रखी गई। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद बंधु जी। आपने 1857 से लेके आधुनिक जो है भारतीय उद्देश्य है हमारा, ये सही बात है कि ये क्या आवश्यकता थी। 75 वर्षों बाद हम आज़ादी महोत्सव मना रहे, क्या आवश्यकता थी, इसके पीछे का उद्देश्य है। हम लोग गुलाम क्यों हुए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कारण हुआ, कार्य हुआ, और उसका कारण अगर नहीं जानेंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मनाने जाएंगे, और जो प्रभाकर जी ने कहा कि 75 वीक जो है बनाने जाने वाले हैं हम लोग, तो इन 75 जो सप्ताह हैं, इन सप्ताहों में हमें जानना है कि भाई क्या कारण था कि हम गुलाम हुए, और अब हम नए ऊंचाई पे जाएं तो उनको, इनसे कारणों को खोजते हुए हमें उपाय निकालना है। अपना जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है, ताकि जो अभी भी हम देखते हैं कि हम देश के प्रति समर्पित नहीं है, हमारे अंदर देश के प्रति भावना नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण मैं देता हूं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और हमारे जो क्रांतिकारी बंधु हुए हैं उन्होंने अपने बारे में ना सोचते हुए देश के बारे में सोचा, हमारे जनता के बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा। मैंने हम वर्तमान में जो हमें इस प्रकार से हमारी जो शिक्षा पद्धति थी या है, वो हम अपने बारे में ही सिखा रही, दूसरे के बारे में नहीं सोच रही है। हमारा भला हो, मेरा भला हो, दूसरे का ना हो। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है, इसको हमें समाप्त करते हुए अपना भी हित हो और दूसरों का भी हित, ये सोच निर्माण करनी है। शायद इसी उद्देश्य के साथ जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इसी उद्देश्य के साथ यह होगा और मनाया जाएगा। तो हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, और दूसरों के साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि भाई दूसरों के साथ साथ ये भी देखना है कि समाज के लिए हित हो। वो ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरा हो और दूसरे का हो, नहीं, मेरा, दूसरे का और समाज का भी हो, देश का भी हो। ये चारों बातें हमें सोचनी होगी, तब हम लोग एक अच्छी विचारधारा, जो बंधु जी ने कहा कि जो विचार जो उस समय की जो क्रांतिकारी जो संघर्ष हुआ है विचारों की वजह से ही हुआ है, तो हमारे विचार सर्वकालीन हो, सभी की सर्वजन हित के लिए हो। इस प्रकार से हमें अपनी विचारधारा को निर्माण करना है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर मंच पे बुलाना चाहूँगा कि वे आएँ और अपना वक्तव्य हमें प्रदान करें। सर। रमेश जी, आपका प्यार है, पद आते और जाते हैं, हमारा चरित्र और हमारा जो मित्रता है वो सब समान है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि हम आज़ादी के 75वें जो अमृत महोत्सव है उसके इस आज उद्घाटन है। जैसे नवीन जी ने बताया, हमारे बाकी मित्रों प्रभाकर जी ने, बंधु जी ने बताया, और बाकी आप सभी इससे भली भांति से परिचित हैं। तो शुरुआत में यह कहना चाहता हूं कि जय तू जय भारती, मैंने इसको कोई बदला नहीं है। जय तू जय हिंदू राष्ट्र होता है, जय तू हिंदू राष्ट्र। हिंदू का मतलब यहाँ कोई एक प्रतीकात्मक है। माने यदि हम जिस भूमि से हम निवास करते हैं, जिस भूमि में हमारा कर्म होता है, वो राष्ट्र है, वो राष्ट्र हिंदुस्तान के रूप में है, तो हम अपना अवदान, हमारा योगदान हम किस रूप में करते हैं वो बड़ा मायने रखता है। शायद नवीन जी भी ये बात कहना चाह रहे थे, पर मैं कुछ बातें हैं शायद आप लोगों को हो सकता है कि परिचित भी हों, और आप लगता है कि यदि ना होंगे तो हो सकता है आपको इस मंच के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त होगी।
इस आंदोलन के पहले 2 मार्च को गांधी जी ने एक लॉर्ड इरविन जो हुआ करते थे उनको एक पत्र लिखा था। मैं लॉर्ड नहीं कहूँगा, केवल इरविन कहूँगा। इरविन को पत्र लिखा। पत्र उन्होंने इसलिए लिखा कि जब भी हम कोई आंदोलन या कोई भी हम इस तरह का लोगों का सहयोग लेते हैं तो हम सरकार जो प्रतिनिधि है, प्रशासन है, उसको हम अपना मंतव्य बताते हैं, उद्देश्य बताना चाहते हैं। तो उद्देश्य उन्होंने लिखा कि मेरा इस पत्र का उद्देश्य आपको धमकाना नहीं है, धमकी नहीं देना है। मेरा इस पत्र का उद्देश्य केवल यह बतलाना है, वो भी उन्होंने एक बड़ा, देखिए गांधी जी सरी का मेरे को लगता नहीं कोई दूरदर्शी या इस तरह का नेतृत्व हमें भविष्य में मिलेगा, हो सकता है मिल भी रहा हो, परंतु जो एक दूरदर्शिता थी उनमें वो बड़ी व्यापक स्तर पे थी। तो उन्होंने एक अंग्रेज को ही सहारा लिया। एक अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति थे, शायद नवीन जी परिचित होंगे। तो अर्नोल्ड उनको बुलाया उन्होंने, उनके मित्र थे, कि भाई ये पत्र है, आप इरविन को देकर आइए। और ये बताना चाह रहे थे कि देखिए अंग्रेज भी इस जो आपने कानून ला रहे हैं ना, इसका समर्थन नहीं करते हैं। पत्र लेकर गए और पत्र लेकर उन्होंने कहा कि मैंने आपको केवल ये बतलाया है कि इस पत्र का उद्देश्य जो हमारा आंदोलन है उसको बतलाना है, वो उसका भी उद्देश्य बतलाना है कि वह हमारी सांस्कृतिक, जो बंधु जी कह रहे थे कि वो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति, उसकी जड़ें खोखली करना चालू कर दिया है आपने। यहाँ तक तो ठीक है कि आप हम पर राज कर रहे हैं, हम पर हमारे ही देश में हमको आपके कानून लाद रहे हैं, पर हमारी सांस्कृतिक जब जड़ें खोदेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है हमारे। ये इसलिए मैंने आपको शुरू में जय तू भारती कहा कि हम हमारे राष्ट्र की संकल्पना है उसको हम नष्ट नहीं होने देंगे कभी। तो भारत में तो नमक का कार्य बहुत प्राचीन समय से हुआ था। नमक किसान कहा जाता था, क्योंकि जो आप देखेंगे जो पोरबंदर जहाँ गांधी जी ने जन्म लिया वहाँ पर भी देखा होगा, ये समुद्री जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर मैं तो साइंस का विद्यार्थी भी नहीं रहा, दुर्भाग्य रहा मेरा। इसकी एक प्रक्रिया होती है नमक बनाने की, केमिकल, जिसको शायद मैं यदि गलत नहीं बोलूँ तो क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। उसमें नमक का अलग किया जाता है उसको खारे पानी से और फिर नमक बनता है। तो भाई जब हम नमक किसान थे, हम वो खेती करते थे नमक की, हम नमक खुद बनाते थे, तो आप लोग अब हमारे बनाए हुए नमक को आप कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, आप वहाँ से इंपोर्ट करिए, वहाँ से लीजिए जो लंदन से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। हम क्यों करें ये काम जब हमारे लोग खुद बना सकते हैं नमक और उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं। तो गांधी जी का एक छोटा सा एक, देखिए किसी भी चीज़ को आप छोटी जरूर दिखती है पर उसका व्यापक जनमानस पर असर था, गांधी जी जानते थे। उसके पहले के आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। 1920 में असहयोग आंदोलन था, 1922 में कुछ आंदोलन चोरा चोरी हुआ, सारी घटनाएं पृष्ठभूमि में है। उसके बाद भी गांधी जी रुकने वाले नहीं थे। 1930 और 31 में, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता इतिहास, कि लॉर्ड इरविन का एक सम्मेलन हुआ जहाँ उनको बुलाया गया, गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 1931 में। परंतु उसके बाद में 1942 आए हम भारत छोड़ो पर बीच की घटनाएं जो बड़ी तीव्र गति से चल रही थी, गांधी जी इस बात को जानते थे अभी जनमानस में उस तरह की भावनाएं नहीं है जिससे हम सबको साथ में कर सके, जिसकी बात हमारे प्रभाकर जी ने बड़े अच्छे रूप में कही। साक्षी जो साझी शहादत साझी जो होना चाहिए उसकी देन है। तो हम चाहते थे हम सबको इकट्ठा कर लें। तो ये 78 + 1 79 का एक फिगर बनता है। वो साथ में चलते हैं, 300-1900 किलोमीटर की यात्रा होती है, रास्ते भर रुकते हैं, रास्ते भर लोगों में मंत्र फूकते हैं। ये यात्रा जो कि कहा जाता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लिटरेचर पढ़ाता हूँ, कि हमारे इसमें एक जब इस तरह की परंपराएं आती है तो युग होती है, एज कहलाती है। तो विक्टोरियन एज मान लीजिए, उस समय मान लें हम, तो कहा जाता था कि इंग्लैंड का कभी साम्राज्य है उसका सूरज नहीं डूबता। आपने बच्चों ने पढ़ा होगा इतिहास में, आपने कभी गौर करा तो समझने का चेष्टा भी करी होगी कि इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ इंग्लैंड ने करीब 51 लोगों को 51 देशों को गुलाम बनाया था, द सन नेवर सेट्स इन द कोर्ट ऑफ रॉयल किंग या किंगडम या क्वीन जो भी थी। तो अब क्यों नहीं डूबता था कि भाई एक जगह भारत में यदि उदय हो रहा है तो दूसरा देश तैयार है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो भी गुलाम है ना, अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज गुलाम है, कनाडा गुलाम है। तो सारे देशों में इंग्लैंड का वर्चस्व है, परचम लहरा रहा है। और एक साधारण आदमी जो धोती कुर्ता पहनता है, दांडी यात्रा करता है, तो हमारी सरोजिनी नायडू जो कवि हैं वो कहती है इंग्लिश में हेल डिलीवर। हेल डिलीवर का मतलब क्या? नरक से मुक्ति दिलाने वाला मुक्तिदाता। ये है गांधी जो मुक्ति दिलाएगा। आप अब नरक अब नहीं बनेगा, नहीं बचेगा। वो अभी बात कर रहे थे कि हम प्रशासन में ये बात करते हैं तो वैचारिक संग्राम पहले लाना पड़ेगा। बंधु जी ने बताया, मैंने नहीं बोला, वैचारिक संग्राम लाना चाह रहे थे। और वो लिखते हैं कि हम एक, देखिए ऐसा कोई आंदोलन नहीं होता जिसमें आपसे प्रतिज्ञा पत्र भराया जा रहा है। सारे लोग प्रतिज्ञा पत्र भरते हैं स्वेच्छा से। उसमें लिखते हैं
कि हम जेल जाने को तैयार हैं, हम किसी कीमत पर अपनी जो भी होगा इसको अब हम सहन करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, करो मरो बाद में आता है, उसके पहले ही लोग प्रतिज्ञा पत्र दे चुके हैं, गांधी जी को वचन दे चुके हैं, अपना अभिमत दे चुके हैं। तो एक टेलीग्राफ के, लंदन टेलीग्राफ के संवाददाता थे जिनका नाम था बार्शलेट। बार्शलेट जी लिखते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा और अब ये इतिहास शायद साक्षी बने, ये घटना बड़ी बनेगी। लिखते हैं वो, अंग्रेज लिख रहे हैं किसी आंदोलन को, जो भारतीय आंदोलन है, जो उनको हो सकता है भारत उनका गुलाम नहीं रहे, फिर भी तारीफ कर रहे हैं। ये कहते हैं गांधी। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि हम लोग यदि विचारों में गांधी को भी अपना लें, कि गांधी विचार है, विचार जन्य चीज़ जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती जीवन में, वो हमेशा प्रेरणा का काम करती है। तो इस तरह से एक जन आंदोलन बनता है। फिर भाई हमारे नवीन जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बेन किंग्सले का हम किरदार देखते हैं। गांधी जी देखिए 2 अक्टूबर को तो वैसे भी आती है, मैंने बचपन में देखी, आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आने लग जाता है कि अपनी पत्नी को एक बार चाटा मारने के बाद कहता है, आदमी माफ़ी मांगता है कि मैंने गलती करी, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल है वो कि जो मैंने अपनी वाइफ थी उसको चाटा मारा। होती घटना ऐसी, उस फिल्मों में दृश्य है ऐसा। और आप देखिए किस तरह भारतीय आज़ादी को बेन किंग्सले के माध्यम से रिचर्ड एटनबरो ने, और बेन किंग्सले के जीवन में परिवर्तन आ गया। जब फिल्मों में कोई किरदार काम करता है तो थ्रू आउट अपनी लाइफ बेन किंग्सले ने गांधी जी को फॉलो किया। तो हम तो उस भूमि के, उस पीढ़ी के जिन्होंने गांधी को देखा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में, तो हम 1% भी, मैं स्वयं भी मानता हूँ, यदि हम अपनाएंगे तो वही बचपन में हम कविता गाते थे, माँ मैं भी गांधी बन जाऊँ चरखा चलाऊँ, तो उसका मतलब हमको उस समय समझ में नहीं आता। हम गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पर ये गांधी बन जाऊँ इतना कहना आसान है, परंतु उसको अपनाना। और फिर गांधी की सूचिता आप देख लीजिए। तो मैं आज ज़्यादा तो बाकी हमारे जो भाई लोग हैं, उन रमेश रोहित जी, बंधु जी, नवीन जी, प्रभाकर जी, तो बाकी सभी लोग मित्रगण, साथीगण और आप सभी मित्र, ये आज हम प्रतिज्ञा लें, क्योंकि 75 ये इस वर्ष में 2022 में जैसे नवीन जी ने बताया है ये चलेगा भी, तो हम एक आध कोई गांधी जी का फिलॉसफी दर्शन अपने जीवन में उतारें, बच्चों में बताएं कि गांधी कोई अप्रासंगिक नहीं है, चिरकालीन है, अजर अमर है। अजर अमर चीज़ कभी भी हमारी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए काम आएगी, वो बाधक नहीं बनेगी। मैं भी अपने बच्चे को बोलता हूँ कि मैंने देखा बचपन में आपने सहायक वाचन पढ़ी होगी, हम MP में रहते हैं, तो गांधी जी के बड़े अच्छे अच्छे उसमें छोटे छोटे प्रसंग थे। वो माँ को देखते हैं, माँ बचपन में उपवास करती थी, तो वो चंद्रमा नहीं आता था, बड़े दुखी होते थे कि ये भगवान माँ के साथ अन्याय करता है, आता नहीं, माँ दिन भर उपवास करती है जिस भगवान के लिए। बड़े, और उस समय जब लोग समुद्री यात्रा नहीं करना चाहते थे, समुद्र का अपमान मानते थे कि समुद्र माता है, गांधी जी ने एक दुस्साहस भी किया, परिवार से भी अलग हुए, बैरिस्टर बनकर आए और उन्हीं के साम्राज्य में जाकर उनको चुनौती दी। तो हम तो मेरे ख्याल से गांधी जी से केवल सीख ही सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। और ऐसे दिवस तो और हमको लगता है कि हम गांधी जी के और करीब जाएं और पढ़ें समझें। तो एक आध हम प्रतिज्ञा रखें, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी रखूँ कि हम गांधी जी का कोई भी एक सूत्र, ब्रह्म वाक्य जो है उसको अपनाएं किसी भी रूप में, मन वचन कर्म से। तो हमारा आज पर इस परिसर में जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसका भी हम इसको मूल रूप से अंगीकार कर पाएंगे। भाई विजय जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि कल ये हमें कुल सचिव महोदय के माध्यम से, माननीय कुलपति महोदया कि हम जो हैं उनको भी हम यहाँ पर सम्मान करते हुए और कुल सचिव महोदय को भी हम याद करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि भाई विजय दुबे जी को ये मैसेज और मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने भाई विजय जी को कहा, तत्काल उन्होंने सौरभ जी के माध्यम से, ओम प्रकाश जी और बाकी लोग, आप मेरे मित्र जो है रमेश जी हैं, नवीन जी, सारे ही मित्र हैं, सबको मैंने कहा और सब हम लोग आज इस मंच पर यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक अंत में जो इस पूरे, यदि इस सत्याग्रह जो हो रहा है अभी, जो चल रहा है अमृत महोत्सव, इसका एक वाक्य ध्येय वाक्य, स्वाभिमान और स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वावलंबन यदि हमने अपना लिया तो मेरे ख्याल से हम अपने आप से न्याय कर पाएंगे और यही गांधी को करीब से जानने का हमारा एक छोटा सा परंतु एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। स्वाभिमान और स्वावलंबन ये बड़ी बात है, इसे निर्माण करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो ये बहुत कठिन चीज़ है सर, मगर फिर भी हमारे सभी लोग प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अभी आभार प्रदर्शन के लिए हमारे
वैदिक अध्ययन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और धन्यवाद ज्ञापन दें। सर। सभी को नमस्कार। पहले तो मैं अपने को धन्य समझता हूं कि इस गौरवशाली दिवस पे मुझे आभार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। और जैसा कि आप हमारे वक्ताओं ने बताया ही कि आज से अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, तो एक हमें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा एक सर्वप्रथम सभी वक्ताओं का सार यही निकला कि एकजुटता का संकल्प रखें। अगर हम एकजुटता का संकल्प रखते हैं तो हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। और जैसे प्रभाकर जी ने बोला कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम सभी नहीं जानते हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से या इस कार्यक्रम में हम और भी आगे कार्यक्रम करेंगे तो उससे उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। और जैसा मेहता सर ने बोला कि इस कार्यक्रम कल ही इसकी सूचना मिली हम लोग को, तो अल्प समय में ये कार्यक्रम अच्छे से हुआ। आप लोग आए, सब लोग इसमें सहभागी बने और मैं विश्वविद्यालय परिवार के जिन जिन सदस्यों ने इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया उसको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ।